पहले देख लेना फिर बाद में बनाना। इस चार्ट को अभी आप मत बनाओ तो ज्यादा, ऐसे सिर्फ खाली देखो कि मैंने कहा जी इन्वेंट्री में कितनी चीजें ली थी मैंने। इन्वेंट्री में थी 3 चीजें, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। फिर मैंने बताया था इन्वेंट्री वाले में कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं है। क्या क्या? जो बिल्डिंग्स थी अंडर कंस्ट्रक्शन वो इसमें जोड़ी नहीं थी मैंने। फिर मैंने कहा था सर्विस प्रोवाइडर, सीए और डॉक्टर, उनका स्टॉक भी मैंने यहां पर जोड़ा हुआ अपने पास नहीं था। मैंने कहा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो। इसके अलावा मैंने शेयर्स और डिवेंचर्स के स्टॉक को भी मैंने मना कर दिया था कि ये भी स्टॉक नहीं है। और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक चीजें, इन पर भी ये एएस अप्लाई नहीं होता। तो ये एएस किस पर अप्लाई हुआ? 2 चीजों पर। 2 चीजें कौन कौन सी थी? 2 चीजें थी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस तथा रॉ मटेरियल। मैंने आपको अभी तक सिर्फ किसकी चर्चा कराई है? इनकी वैल्यूएशन के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई। मैंने कहा साहब ऐसा है, इनकी वैल्यूएशन करनी हो तो मेरे पास यहां पर या तो इनकी कॉस्ट उठानी पड़ेगी या एनआरवी उठानी पड़ेगी। मैं इसे लोअर लूंगा, आइटम बाय आइटम लोअर। हम इस तरह से लोअर लेंगे। नजदीक करके दिखा दो भाई ये समरी चार्ट्स। फिर मैंने कहा था कॉस्ट निकालने की 3 टेक्निक्स हैं। एक तो है स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक जो पहली प्रेफर्ड मेथड है। दूसरी है रिटेल प्राइस टेक्निक जो हमारे पास सेकंड प्रेफरेंस है। तीसरी है हमारी एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक जहां पर हम एक्चुअल कॉस्ट को ढूंढा करते हैं। ये मैंने एक्चुअल कॉस्ट फिर बतानी शुरू करी। फिर मैंने कहा साहब अगर रिटेल प्राइस लगाना हो तो सेलिंग प्राइस में से जीपी माइनस कर देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट में बस ये गिवन होती है तो काम चल जाता है। एक्चुअल कॉस्ट होती है तो 2 फॉर्मूले आ गए हमारे पास, 2 फॉर्मूले बन गए। पहला फॉर्मूला बन गया अगर वो यूनिक चीज है तो आप उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से ढूंढ ढूंढ के वैल्यूएशन करोगे। और अगर मान लीजिए वो यूनिक नहीं है, वो सिमिलर है, इसका मतलब वो अगर सिमिलर गुड्स हैं तो आप यूज करोगे अपने पास जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड जिसमें आप लॉट बेस्ड की वैल्यूएशन करोगे, जिसके लिए आप फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड की प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों में से कुछ भी फॉर्मूला लगाएं, आपको क्या क्या चीजें लेनी पड़ेंगी। जगह पड़ गई कम, इसमें क्या क्या चीज लेनी पड़ेगी? मुझे इसमें लेना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल और मुझे लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मुझे इसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी लेनी पड़ेगी और इसके अलावा मुझको लेनी पड़ेगी अदर एक्सपेंसेस। मुझे इसमें अदर खर्चे भी लेने पड़ेंगे। तो मैं इसके चार्ट को अब कहां पर कंटिन्यू कर दूं? मैं ये ऐसा करता हूं ना, मैं खाली बोल देता हूं चार्ट में आपको फिर आखिरी में बनवा दूंगा। तो डोंट कॉपी दिस चार्ट, मैं आपको लास्ट में बनवा दूंगा क्योंकि अभी यहां जगह कम पड़ गई है। तो हम इसके अंदर ये 3 चीजें लेते हैं, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी लेते हैं, इसमें प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी लेते हैं, अदर कॉस्ट भी लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 तरीके हैं, 2 चीजें हैं। एक तो है डायरेक्ट लेबर, एक है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड भी एक तो वेरिएबल थे और एक थे फिक्स्ड। तो हमने कहा था साहब फिक्स ओवरहेड को निकालना कैसे चाहिए? इसका फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन। इसको 2 मत करो, सिर्फ इसी में लिख दो नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। हम इस तरह से अपनी कॉस्ट को ढूंढा करते थे। मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या लेते थे हम? इसमें परचेज प्राइस लेते थे, प्लस टैक्सेस ऑन परचेज लेते थे, प्लस फ्रेट लेते थे, प्लस कमीशन लेते थे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट लेते थे। लेबर कॉस्ट हमेशा गिवन होती है, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा गिवन होते हैं, अदर कॉस्ट हमेशा गिवन होती है। ये मैंने अभी तक की आपको बातें बताई हैं। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको इस बारे में और बातें बताऊंगा। एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताऊंगा और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग अपने रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं। यस, खत्म। तो आइए जरा मेरे साथ साथ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको तो हम अभी फिर रब कर देना, इसको तो रब कर देते हैं।
लिखें जी, नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं? तो लिखें एनआरवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कि कितने रुपए की ये चीज बिक सकती है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने पर कितना खर्चा पड़ सकता है। कोई फ्री होम डिलीवरी पर माल पहुंचाना है तो उसका खर्चा पड़ सकता है, उसे हम बोलते हैं कि वो खर्चा हमारा, और फिर माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसे पूरा करने पर भी कोई कॉस्ट हो सकती है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब क्या उम्मीद है कितने का बिक जाएगा। बेटे टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, कभी भी बिक जाए। एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड मीन्स मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, भाई जो मैनेजमेंट का अनुमान है, फुल स्टॉप। सच एस्टिमेट्स कैन बी मेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड। भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, हम वहां से भी देख सकते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और इसके अलावा इट कैन बी जनरल प्राइसेस ऑल्सो, इट कैन बी जनरल प्राइसेस ऑल्सो। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास, और उस एग्जाम्पल के जरिए आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि इसको हम कैसे कैसे वैल्यू करते हैं। जरा मेरे साथ साथ देखिए, क्वेश्चन नंबर है P8 ऑफ AS2, क्वेश्चन नंबर P8 ऑफ AS2। फटाफट से देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। P8 में वो क्या कह रहा है आपको, जरा देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। आइए, कह रहा है स्टॉक एंड कंपनी हैज 100 स्विच बोर्ड्स। स्टॉक एंड कंपनी के पास 100 स्विच बोर्ड्स हैं इन स्टॉक एट बैलेंस शीट डेट ऑन 31st March 2003. The switchboards are valued at NRV since their cost is very high. Out of 100 switchboards, 60 are sold at 5,000 each before signing of the accounts. 5,000 तो 7 तो बिक गए 5,000 के। 40 switchboards were in stock at the date of signing the accounts when sale price was estimated at rupees 4,500. Of the 40, 20 are under a contract for 4,000 each, and the other 20 can be sold in the following month when the price is 4,800. Determine the value of stock. आइए इस क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है बच्चों, ये है 31 मार्च को स्टॉक है 100 यूनिट्स का, ये मेरे पास 100 यूनिट्स का स्टॉक है, जिसमें से वो कह रहा है जी इनकी एनआरवी ही वैल्यू है, इनकी एनआरवी ढूंढनी है स्टॉक के अंदर। कहता है 60 तो हमारे बिक गए, इसमें से 60 तो हमारे यहां आकर बिक गए। कितने के बिक गए? एट द रेट ऑफ 5,000 ईच बिफोर अकाउंट्स वर साइंड, यानी कि बिक गए। हमारी बैलेंस शीट यहां साइन होनी है, बैलेंस शीट से पहले पहले बिक गए। चलो ठीक है, ये बैलेंस शीट की डेट है, दिस इज बैलेंस शीट साइनिंग डेट्स। फिर उसके बाद वो क्या कहता है,
ठीक है, अभी दे दो मुझको। अच्छा, मैं मनीष को भेज दूंगा शाम को, ठीक है ना। अच्छा बेटे, फिर वो क्या कहता है, 40 वर इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो 100 में से 60 बिक गए तो 40 रह गए। कहता है 20 वर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4000 ईच। कहता है इसमें से 20 बिक जाएंगे, 20 बिक जाएंगे 4-4 हजार के, क्योंकि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये तो सेल हो गई है, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये मेरी बैलेंस शीट साइन होने की डेट है, यहां मेरी बैलेंस शीट बन रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट ये 31 मार्च है, ये बैलेंस शीट डेट है, उसके बाद बिकेंगे ये। और वो कह रहा है जी फिर उसके बाद बाकी जो 20 रह गए हैं, वो कहता है उनको हम बाद में बेचेंगे, उनको हम और ही बाद में बेचेंगे, और उनको हम बेचेंगे 4800 के, हम उसकी इतने की सेल करेंगे। वो कहता है एनआरवी निकाल कर दिखाओ। तो बात खत्म, इट्स सो सिंपल। आप एनआरवी कैसे निकालेंगे इन 100 यूनिट्स की? 100 में से सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी, कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। बस बेटे रियलिस्टिक एस्टिमेट लेते जाना। पहले 60 यूनिट का तो 5000 प्राइस होगा, बिकॉज बिक गए हैं ये तो 30, 1 2 3 4, ये हो गया 3 लाख। जो 20 यूनिट्स हैं ये 4000 के बिक गए, तो यानी कि इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 दूनी 4, 80,000। और 20 फिर बिक जाएंगे 4800 के, 4800 इंटू 20, 9600, 96,000। दिस इज वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। ये हमारे स्टॉक की वैल्यूशन आ गई, जो कितने आ जाएगी? 476, 476,000। क्योंकि इतने इतने की बिकने की ये तो है संभावना, और ये है हमारे बिकी गए हैं। तो जो इस डेट का स्टॉक है, जो इस डेट का स्टॉक है, इसकी तो मुझे पता चल ही चुका है कि 5 का उसका एनआरवी बिकना ही 5 का, इसने इतने की बिकने की संभावना है, जितने की बिकने की संभावना है वो आपकी वैल्यू हो गई एनआरवी। सो सिंपल। हमें सिर्फ इसमें क्या लेना चाहिए? संभावित संभावित मूल्य, संभावित मूल्य कितने का बिक जाएगा, उसका संभावित मूल्य लेना पड़ेगा हमको। आइए, एनआरवी के बाद हम इस पर, हालांकि कोई ज्यादा विशेष चर्चा नहीं थी एनआरवी के ऊपर, तो मैं आपको जरा फटाफट से इसके बाद एक रॉ मटेरियल की वैल्यूशन और सिखा दूं कि रॉ मटेरियल की वैल्यूशन कैसे कैसे होती है। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किए वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, किताब वाले क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूं किस प्रकार से हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को वैल्यूशन करनी है इन रिगार्ड टू रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की वैल्यूशन कैसे कैसे की जानी चाहिए। लो जी, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे वैल्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स की, तो अब मेरे साथ साथ आप फटाफट से वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल की बात करेंगे। रॉ मटेरियल के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे एएस ने दे रखा है, तो लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अभी तक पॉइंट नंबर चल रहा था 4, इधर दिखाना अजय, अभी तक चल रहा था पॉइंट नंबर 4। ये चौथे पॉइंट के अंदर ही मैंने 8 नोट लगाए, जिनमें से 8वां नोट एनआरवी का था और 7 नोट मैंने इसके लगाए थे कॉस्ट प्राइस के। और अब मैं आपको अगले और अंतिम पॉइंट पर ले जा रहा हूं, 5वां पॉइंट, जहां मैं आपको 5वें पॉइंट पर क्या सिखाने वाला हूं? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक। साहब इसके लिए बड़ा अजीब सा तरीका है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक, कि रॉ मटेरियल की स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है। रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, इसके लिए आवश्यक है ये देखना कि हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कौन सा है और उससे क्या बनता है। मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक कौन सा है और इससे बनता क्या है,
उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होती है। अब ऐसा करिए, मेरे साथ साथ जरा आप फटाफट देखिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। इसके लिए कुछ विजुअल्स का मदद लेंगे। उन विजुअल्स की मदद से मैं आपको वैल्यूएशन दिखाऊंगा, कैसे कैसे वैल्यूएशन की जाती है इन रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो आपको सामने दिख रहा है इस समय, ये मैंने माना है कि आप मेरे साथ साथ एज्यूम कर लें ये पेपर है। कहीं को तो पहचान में नहीं आ रहा ये क्या है। असल में ये पेपर है, वो जो होता नहीं जिसमें फोटो कॉपी करते हैं, ये उसका रीम है, उसकी फोटो है, एक्चुअल फोटोग्राफ है। ये हमारे पास ये पेपर का स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरे पास 31 मार्च को ये पेपर का स्टॉक है साहब। इसके पेपर के स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। इसके पेपर के स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए क्या मजे की बात है, आपका एएस कहता है इसकी वैल्यूएशन करने के लिए आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। किसकी? वैल्यूएशन ऑफ बुक। जो किताब बननी है इस पेपर से, ये वो नहीं है। दिस इज अ पॉसिबल फिनिश स्टॉक, यानी उस पेपर से, जो पेपर मैंने आपको दिखाया था, उस पेपर से क्या बनेगी? ये वाली किताब बनेगी। तो मुझे वैल्यूएशन बुक की नहीं करनी है, मुझे वैल्यूएशन करनी है अपने पास इस पेपर की। बट पेपर की वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले देखूं इससे बनेगा क्या। इससे जो बनेगा मुझे उसकी वैल्यूएशन देखनी है। अच्छा ठीक है, बननी तो इससे किताब है। तो आइए जरा सोचें इसके अंदर की वैल्यूएशन कैसे कैसे होगी। मैं एक छोटे सवाल की मदद लूंगा और उस सवाल की मदद लेकर मैं आपको इसे समझाऊंगा। जरा मेरे साथ साथ आप एक क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय क्वेश्चन नंबर P6। क्वेश्चन नंबर P6, तो मेरे साथ साथ जरा देखें P6। मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको पहले ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसे लिखाऊंगा। अभी आपने पहले क्वेश्चन P6 देखना है, तो जरा देखिए मेरे साथ साथ P6। इसकी वैल्यूएशन से अंदर हम पहले P6 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी AS 2 का। P6 क्वेश्चन नंबर P6 AS 2 कह रहा जी ए लिमिटेड अपने यहां पर वैल्यूएशन करता है। ए लिमिटेड वैल्यूएशन करता है, किसकी वैल्यूएशन करता है वो? रॉ मटेरियल उसके पास है 3 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ 8 ईच। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है 26 रुपए, मतलब जो लेबर की और बाकी कॉस्ट है 26 रुपए, और उसका सेलिंग प्राइस है 75 रुपए। यानी उसका सेलिंग प्राइस भी उसने आपको बता दिया कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है। On balance sheet dates, there is a steep fall in the price of the products to ₹45 because of the competition and steep fall in the market prices. Currently, material can be purchased at the rate of ₹4 per unit. On the balance sheet date, there are 1 lakh units of raw material in stock, purchased at the rate of ₹5 per unit. You are required to value the inventory on balance sheet date. वो कहता है जी आपको इसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। तो जरा मेरे साथ साथ जरा मैं इस बात को पहले लिखूं कि जो कह रहा है वो उसकी बातों को लिख कर देखो मैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी मेरे पास एक स्टॉक है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, जिसके बारे में उसने आपको इतना बता दिया कि साहब ऐसा है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल स्टॉक है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। कितने यूनिट्स पड़े हैं? कहीं पढ़ा था मैंने, कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 1 लाख यूनिट्स पड़े हुए हैं। कहता है 1 लाख यूनिट्स पड़े हुए हैं और हमने ये 5 रुपए के भाव पर खरीद रखा है। ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है। कह रहा है इससे जो प्रोडक्ट बनेगा फिनिश्ड गुड्स, समझ लीजिए ये पेपर है, तो ये क्या है? बुक। इस पेपर से जो बुक बनेगी उनकी बात बता रहा है। कह रहा है हमारे पास जो बुक बनेगी उसमें रॉ मटेरियल कितना लगता है? रॉ मटेरियल लगता है, उसने कहा 3 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 रुपए। कहता है 24 रुपए का तो मटेरियल लगता है, और इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट भी लगती है। कन्वर्जन कॉस्ट भी लगती है, ये लगती है 26 रुपए। साहब इसमें पहली बात तो ये कि जब मेरे पास रॉ मटेरियल 5 रुपए का है
तो मुझे इसे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि 5 वाला मटेरियल लगे अगर, तो कॉस्ट कितनी आती है? 15 रुपए। तो कॉस्ट कितनी आती है? 15 रुपए। अब मुझे देखना है कि अगर मैं बुक बनाऊं तो बुक की कॉस्ट कितनी पड़ती है। दिस इज कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक। साहब ये चाहते क्या हो? वैल्यूएशन किसकी कर रहे हो? पेपर की। बातें किताब की क्यों कर रहे हो? ये मैंने सोचा। आप छोटे छोटे बच्चे थे तो ऐसे ऐसे सोचने के बाद को कहते थे। कैसे करते थे आपको याद है? अजय तुमको याद है? जो कोई सोचता था ना, ऐसे करके निशान बनाया होता था। जूम आउट करके दिखाओ। ये सोच रहा है। कौन सोच रहा है? व्यक्ति। ये लो, ये मैं इसकी तस्वीर बनाता हूं। ये व्यक्ति है, चलो ठीक है। और ये लो, ये उसकी 2 आंखें हैं और ये उसके पास, उसके हाथ में क्या है? ये उसके हाथ में ये पेपर्स का स्टॉक है। ये पेपर्स का स्टॉक है। ये उसके हाथ में पेपर का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ पेपर। ये है स्टॉक ऑफ पेपर आज के दिन 31 मार्च को। और वो सोच रहा है, सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? कह रहा है कि भाई मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है? मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। कह रहा है, सोच रहा है कि मैं इसकी किताब बनाऊंगा। उसने फटाफट से किताब भी बना ली है। ये लो, ये उसने किताब भी बना ली है। ये बुक है, ठीक है। ये लो, ये बुक बन गई। थोड़ी अजीब सी लग रही है लेकिन कोई बात नहीं। सब थोड़ी सी यहां से मोटी करो ना। मैंने कहा ठीक है, ये मोटी कर देता हूं। ये बुक बन गई। तो ये पेपर है, ये सोच रहा है, कह रहा है मैं किताब बनाऊंगा, मैं किताब बनाऊंगा। और किताब बन जाएगी इस 5 रुपए वाले पेपर से, बन जाएगी 41 रुपए की। फिर वो सोच रहा है कि ये बिक कितने की जाएगी? एनआरवी। वो अभी सोच ही रहा है, कह रहा है इसकी बिक्री मूल्य कितना है। सवाल कहता है इसका बिक्री मूल्य 75 रुपए था, 75 रुपए था। लेकिन कहता है अब बाजार में मंदी आ गई है, अब बाजार में मंदी है, इसलिए अब ये बिकेगा 45 रुपए का। अब इसकी एनआरवी लेटेस्ट जो है वो 45 है। तो था वाली बात को तो मुझे देखना ही नहीं, मुझे तो देखना लेटेस्ट क्या है। 75 रुपए, सॉरी 45 रुपए। वो सोच रहा है, वो कह रहा है साहब मैं इस पेपर से क्या बनाऊंगा? किताब। मुंगेरी लाल नाम है इसका, मुंगेरी लाल। ये लो, मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल सपना ले रहा है। सर आंखें खुली हैं, तो ये लो आंखें बंद कर देता हूं इसकी, मैं आंखें बंद कर देता हूं। स्माइल सर, स्माइल कैसे पास कर सकता है? ये लो, अब ये सो रहा है, ठीक है। तो जरा सोचिए मेरे साथ साथ। वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? मैं इससे किताब बनाऊंगा, किताब बनेगी 41 रुपए की, किताब बिकेगी 45 रुपए की। हा हा हा, फायदा होगा, हा हा हा, फायदा होगा। बेटे अगर उसने कहा फायदा होगा, फायदा होगा, तो मुझे वैल्यूएशन कैसे करनी है? हमारा एएस कहता है देन वैल्यू रॉ मटेरियल एट कॉस्ट प्राइस ओनली। ओ माय गॉड, यानी इसे वैल्यू करना है मुझको एट कॉस्ट प्राइस ओनली। फिर मुझे लोअर देखना ही नहीं है। जैसे इसमें बेटे लोअर का फॉर्मूला था, इधर आना जी। जैसे इसमें लोअर का फॉर्मूला था कि मैं कॉस्ट प्राइस को या एनआरवी को लोअर लूंगा,
हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर अगर मान लो हा फायदा है तो आप लोअर लेंगे ही नहीं, बात खत्म। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मुझे फायदा हो रहा है, बात खत्म, मेरे को किताब महंगी बिक रही है। फिर स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल से मैं जो माल बनाऊंगा, मैं रॉ मटेरियल से जो बनाऊंगा, अगर वो फायदे में जाएगा तो वैल्यू करूंगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और सर अगर वो घाटे में जाएगा, मैंने कहा मतलब अगर ये फायदे में जा रहा था, फायदे में है, फायदा है तो ये रूल है। लेकिन अगर मान लो फायदा नहीं है तो वैल्यू कैसे होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस। और एनआरवी नहीं, कितने का आज का प्राइस है, रिप्लेसमेंट प्राइस, आजकल वो माल कितने का आता है, इन दोनों का लोअर। इसका मतलब ये घाटा है, घाटा है आपको तो क्या करना पड़ेगा? लोअर लेना पड़ेगा। फायदा है आपको तो लोअर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सपने लीजिए और सपनों में अगर फायदा दिखे तो ऐसे वैल्यू करो, सपनों में अगर घाटा दिखे तो ऐसे वैल्यू करो, ठीक है ना? हाँ जी, अब मैं आपके सामने एक्टिंग भी करके दिखाऊंगा, विजुलाइज भी करके दिखाऊंगा, तो मेरे साथ साथ जरा देखना शुरू करेंगे। अरे कोई चेयर अच्छी से दो ना, ये चेयर है पता नहीं कहां जमीनें बिठा देती है। तो टीचरों के लिए चेयरें खत्म हो गई क्या है? ये अब बढ़िया टीचर्स कहाँ है? सारी टीचर्स कहाँ है? हाँ, ये बीमार सी चेयर रख देते यहाँ पर। हाँ, दोबारा से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। आइए मेरे साथ सब बेटे। अब इधर अजय आएगा। अजय जी आप इधर आओ। हाँ आओ जी। कौन एक्टिंग कौन कर सकता है बढ़िया? अंबुज है आज यहाँ पर, अंबुज एक्टिंग कर सकता है बढ़िया। अंबुज जी आइए, आपको मैं अपना एक्टिंग सिखाता हूँ कि आपने मुझसे क्या करना है। आपको माइक लेके बोलना है, ठीक है ना? तो मैं अब क्या करूंगा, ये अंबुज है जी, अंबुज तिवारी, ये हमारे सबसे पहले और प्रधान स्टूडियो इंचार्ज है। और अब हमारे को अंबुज हमारे साथ कुछ एक्टिंग करेंगे। मैं अंबुज क्या करूंगा, तुमने एक सीरियल देखा था, वो पहले आता था, सीरियल के अंदर क्या होता था, वो आंखें बंद करा के सोचवाती थी मैडम, पता नहीं क्या नाम था, पिछले जन्म का। तो वैसे ही मैं अभी आंखें बंद करके सो जाऊंगा, तो तुम मेरे को ऐसे ऐसे करके मुझसे कुछ बातें पूछना, तो मैं बातें उलवाते जाना, ठीक है ना? तुमने मुझसे क्या क्या प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहले तुमने पूछना है कि इससे क्या बनाओगे, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फिर तुम मुझसे पूछोगे कि ये कितने का बन जाएगा, मैं वो बताऊंगा। फिर तुम पूछोगे कितने का बिक जाएगा, 3 प्रश्न हो गए, मैं बोलूंगा इतने का बिक जाएगा। चौथा प्रश्न फिर तुम्हारे को बताऊंगा बीच में क्या करना है, ठीक है ना? तो पहले तुम मेरे को फटाफट से वशीभूत करो। वशीभूत का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मेरे को आप फटाफट से वशीभूत करना शुरू कर दो। और आपको बीच में बोलने के लिए माइक मेरा बार बार छीना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। और देखो अब मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, अब मैं वशीभूत हो गया। हाँ, इसका क्या करोगे सर? अब इसका क्या करोगे आप? मैं अंबुज इस समय दूसरी दुनिया में चला गया। मैं इससे किताब बनाऊंगा और वो किताब जो होगी वो फलानी फलानी किताब होगी। मैं किताब बनाऊंगा। किताब कितने की बनेगी? ये किताब कितने की बनेगी सर? अरे ये जो मैं किताब बनाऊंगा, बनाने अगले साल है। ये किताब मेरे को पड़ेगी 41 रुपए की, 41 रुपीज की किताब बनेगी मेरे को। इसकी घर में लागत आएगी 41 रुपए की। कितने की बेचोगे सर? मैं इसे भविष्य में बेचूंगा। कितने की बेचूंगा? मैं इसे 45 रुपए की बेचूंगा। 41 की बनेगी और 45 की बेचूंगा। तो फायदे में हो आप? हाँ मैं फायदे में हूँ। फायदे में आते मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा हाँ मैं फायदे में हूँ। अब